हेलो बच्चों, मैं नितेश शर्मा आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट डिटर्मिनेशन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, बट हिंदी में। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो में इस यूनिट के 5 क्वेश्चन हम कर चुके थे, 5 क्वेश्चन कर चुके थे, और इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन के बाद के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? जब नियोजित बचत नियोजित निवेश से कम होती है तो राष्ट्रीय आय में गिरावट की संभावना है, राष्ट्रीय आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की संभावना है, इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, तीनों क्वेश्चनों को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। और तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए दो तरह के विश्लेषण, एडी एंड एएस, समग्र मांग और समग्र पूर्ति विश्लेषण, एंड इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, बचत और निवेश विश्लेषण को एक साथ हम मिला के बनाएंगे डायग्राम। राइट, तो पहले एडी और एएस समझिए। ठीक है, वाई एक्सिस पे मैं लिख रहा हूं एडी और एएस। बेटा एक्स अक्ष पर है आई मीन्स वाई का स्तर। ये चित्र का भाग ए है, चित्र के भाग बी में क्या बनाएंगे हम? वाई अक्ष पर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग और एक्स अक्ष पर आई मीन्स वाई का स्तर। राइट, ये चित्र का भाग बी हो गया। 45 डिग्री रेखा ए एस इज इक्वल टू वाई, ए डी समग्र मांग, ए एस में समग्र पूर्ति को बिंदु ई पर काटती है, और ई बिंदु पर आई का स्तर है वाई, ओ टू वाई। भाग बी में अगर बनाते हैं हम, बचत नेगेटिव से होते हुए जीरो, फिर जीरो से होते हुए पॉजिटिव, सेविंग कुछ इस तरीके से बनेगा। ये क्या हमारा इन्वेस्टमेंट, निवेश स्वायत्त निवेश है जो कि सरकार करती है, हम ये पढ़ते हैं। जो आय के विभिन्न स्तरों पर क्या होता है? स्थिर होता है, समान होता है। तो ई बिंदु पर संतुलन है, जहां पे ए डी ए एस के बराबर है, ए डी ए एस के इक्वल है। और ई बिंदु पर इन्वेस्टमेंट भी किसके इक्वल है? सेविंग के। राइट, संतुलन स्तर से पहले की अगर बात करें, Y1 पे तो है क्या? डिमांड है ज्यादा और सप्लाई है कम। राइट, तो होगा क्या? संतुलन से पहले इन्वेस्टमेंट होगी ज्यादा और बेटा सेविंग होगी कम। ठीक है, और संतुलन के आगे की बात करें, Y2 पर तो सप्लाई है ज्यादा और डिमांड है कम। तो Y2 पर सेविंग होगी ज्यादा और इन्वेस्टमेंट होगा कम। ठीक है, अब इनके हिसाब से क्वेश्चन को रख के पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? जब नियोजित बचत नियोजित निवेश से कम होती है, बचत कम है निवेश से। बेटा बचत है कम और निवेश है ज्यादा। राइट, तो संतुलन से पहले की बात हो रही है, तो होगा क्या? संतुलन से पहले डिमांड होगी ज्यादा और सप्लाई होगी कम।
ठीक है, तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि सप्लाई है कम और डिमांड है ज्यादा, तो उत्पादक क्या करेंगे, इस डिमांड को पूरा करने के लिए अपने स्टॉक्स को बेचना शुरू कर देंगे और इच्छित स्टॉक को दोबारा से बनाने के लिए उत्पादक और अधिक उत्पादन की योजना बनाएगा। तो इससे उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और आय भी बढ़ेगी। मतलब राष्ट्रीय आय में क्या होती है बेटा, वृद्धि की संभावना है, राइट। मतलब सप्लाई है कम, डिमांड है ज्यादा, तो डिमांड को पूरा करने के लिए उत्पादक पुराने स्टॉक को बेचेगा, नए स्टॉक को दोबारा से रिबिल्ड करने के लिए और अधिक उत्पादन की योजना बनाई जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जब नियोजित बचत नियोजित निवेश से कम होती है, ये भी सेम चीज है कि बचत है कम और निवेश से ज्यादा। ठीक है, तो इसी को ऊपर करके देखो, संतुलन से पहले डिमांड होगी ज्यादा, सप्लाई होगी कम, डिमांड होगी ज्यादा, सप्लाई होगी कम, तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा सी। क्या होगा जब एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड, बेटा सप्लाई है कम और डिमांड है ज्यादा, वही वाली बात है कि सप्लाई है कम, डिमांड है ज्यादा, तो उत्पादक अपने स्टॉक को बेचना शुरू करेंगे और नए स्टॉक को रिबिल्ड करने के लिए और अधिक उत्पादन की योजना बनाई जाएगी। मतलब वांछित स्टॉक को फिर से बनाने के लिए और ज्यादा स्टॉक को फिर से बनाने के लिए उत्पादक अधिक उत्पादन की योजना बनाएगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि C इक्वल टू 100 प्लस 0.75y, राइट, अगर C की वैल्यू, C मतलब उपभोग, इक्वेशन में है, समीकरण में है, तो इसे हम उपभोग फलन कहेंगे। तो इससे अगर हमें बचत फलन निकालना हो तो कैसे इनको, इनकी व्युत्पत्ति कैसे होती है वो चीज देखिए, क्योंकि जो भी हमारी इनकम होती है बेटा, इनकम का या तो खर्च होते हैं, कंजप्शन, उपभोग, या तो सेविंग होती है। तो सेविंग मीन्स बचत फलन कैसे निकाला जाएगा, इनकम में से कंजप्शन को माइनस करके, इनकम इज वाई और सी के प्लेस पे उपभोग फलन को पुट कर देंगे, मतलब 100 प्लस 0.75y, राइट। तो ये हो जाएगा y माइनस प्लस माइनस 100 माइनस प्लस माइनस 0.75y, तो ये हो जाएगा माइनस 100 प्लस y माइनस 0.75y, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 100, बेटा ये 1y है और 1y में से 0.75 को माइनस करेंगे तो 0.25 बचेगा, 1 प्लस में बड़ी वैल्यू तो प्लस में आएगा। तो बचत फलन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 100 प्लस 0.25y, बेटा माइनस 100 प्लस में 0.25y, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, गुणक का मान है, गुणक मतलब मल्टीप्लायर, इसे हम के से डिनोट करते हैं और के का मान क्या होता है, देखो के के कुछ फॉर्मूले हैं, के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डेल्टा वाई, चेंज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई, ये भी होता है, मतलब आय में परिवर्तन, निवेश में परिवर्तन। बेटा के का एक फॉर्मूला और होता है, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, के का एक फॉर्मूला और होता है 1/MPS, ठीक है। तो अब इनमें से देखिए कौन सा फॉर्मूला इसमें जा रहा है, गुणक मतलब के, ठीक है, 1/MPC, तो इनमें से कुछ भी नहीं है, तो ये तो इसका आंसर है नहीं। 1/MPS ये रहा, के इज इक्वल टू 1/MPS, तो 20 का आंसर बिल्कुल ठीक है। सी में क्या दिया है, 1/1 माइनस MPS, MPC होना चाहिए, MPS दिया हुआ है तो ये गलत है। तो 1/MPC माइनस 1 ये भी गलत है, क्योंकि 1 माइनस MPC होना चाहिए, ना कि MPC माइनस 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, जब अर्थव्यवस्था अपनी पूरी अतिरिक्त आय को बचाने का फैसला करती है तो निवेश गुणक का मूल्य होगा, मतलब क्या है,
जितनी भी आय बढ़ी समस्त आय बचत करने का निर्णय लेती है। इट मीन्स एमपीएस। जैसे कि आय बढ़ी 100 की और समस्त आय को बचत करने का निर्णय लेती है। समस्त आय को बचत करने का निर्णय लेती है, राइट। तो एमपीएस की वैल्यू कितनी हो गई? 1। बेटा एमपीएस की वैल्यू 1 हो जाएगी और के का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन एमपीएस। 1 अपॉन एमपीएस की वैल्यू 1, तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 1। तो के की वैल्यू मतलब निवेश गुणक मतलब के, निवेश गुणक को के कहते हैं, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, बेटा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, सीमांत मतलब मार्जिनल, प्रवृत्ति मतलब प्रोपेंसिटी, उपभोग मतलब कंज्यूम, राइट। एमपीसी बचत की सीमांत प्रवृत्ति से अधिक है। सीमांत मतलब मार्जिनल, प्रवृत्ति मतलब प्रोपेंसिटी और बचत मतलब सेव। एमपीसी की वैल्यू अधिक है एमपीएस से, तो गुणक मतलब के का मूल्य होगा। देखिए हमें यह पता है कि एमपीसी और एमपीएस का टोटल करके 1 आता है, राइट। एमपीसी की वैल्यू 0.5 और एमपीएस की वैल्यू भी 0.5, तो दोनों की वैल्यू का टोटल 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और इनमें क्या कहा गया है कि दोनों इक्वल नहीं, बल्कि एमपीसी की वैल्यू अधिक है किससे? एमपीएस से। तो एमपीसी की वैल्यू एक बार 0.6 ले सकते हैं, 0.7 ले सकते हैं, 0.8 ले सकते हैं, 0.9 भी ले सकते हैं, या तो 1 भी ले सकते हैं। तो इन डेट केस एमपीसी हमेशा एमपीएस से ज्यादा होगा, क्योंकि ये 0.6 है तो ये 0.4 रहेगा, बेटा 0.7 है तो 0.3 रहेगा, 0.8 है तो 0.2 जाएगा, 0.9 है तो 0.1 रहेगा, 1 है तो ये 0 रहेगा, राइट। अब के की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। के इज इक्वल टू क्या होते हैं? 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी की वैल्यू मैं कितनी ले रहा हूं? 0.6। तो बेटा 1 अपॉन 0.4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 2.5, तो के इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा? 2.5। एक और वैल्यू लेके देख लेते हैं। के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, एमपीसी की वैल्यू मैं कितनी ले रहा हूँ? 0.7। तो बेटा 1 अपॉन 0.3, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3.33, ठीक है। दो से कुछ चीजें मिल सकती हैं। देखो ए का आंसर 2 से अधिक तो बिल्कुल ठीक कहा गया है, क्योंकि ये भी 2 से अधिक है और ये भी 2 से अधिक है। 2 से कम तो आया ही नहीं, छोड़ दो। 2 के बराबर भी नहीं आया, ये भी नहीं है। 5 के बराबर भी नहीं आया, ये भी 5 के बराबर नहीं है, ये भी 5 के बराबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए, 2 से अधिक, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं? उस स्थिति को संदर्भित करता है जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन के पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप कुल आपूर्ति कुल मांग से कम होती है, राइट। न्यून मांग या अतिरिक्त मांग या मुद्रास्फीतिक अंतराल, अपस्फीतिक अंतराल। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? न्यून मांग संकेत करती है अल्प रोजगार संतुलन, अधिक पूर्ण रोजगार संतुलन या पूर्ण रोजगार संतुलन, या इनमें से कोई नहीं। बेटा देखिए मैं यहां पे आपको दो चीज बताने वाला हूं, अधिमांग के बारे में और न्यून मांग, जिसे अभावी मांग भी कहते हैं। देखिए एक तो होता है अधिमांग, अधिमांग को अधिक मांग भी कहते हैं, राइट। बेटा एक होता है न्यून मांग, न्यून मांग को अभावी मांग भी कहते हैं, अभावी मांग। किसी भी अर्थव्यवस्था में आइडियल सिचुएशन, आदर्श स्थिति क्या होती है? संतुलन पे पूर्ण रोजगार हो। संतुलन पे क्या है बेटा? पूर्ण रोजगार। मतलब वाई अक्ष पे हम लिख रहे हैं एडी और एएस,
वाई अक्ष पे लिख रहे हैं AD और AS, एक्स अक्ष पे है I का स्तर। बेटा एक्स अक्ष पर है I का स्तर। 0y 45 डिग्री रेखा AS है, AS ये मैंने क्या बनाया, ADF, ADF मीन्स एग्रीगेट डिमांड ऑफ F, मतलब बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब पूर्ण रोजगार, राइट। तो पूर्ण रोजगार आय का स्तर हो जाएगा 0 to y, पूर्ण रोजगार आय का स्तर हो जाएगा 0 to y, राइट। ठीक है, तो ADF का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट पूर्ण रोजगार। ADF का मतलब हो गया एग्रीगेट डिमांड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट। ठीक है, तो ये आय का जो स्तर होता है इसे हम बोलते हैं पूर्ण रोजगार आय का स्तर। इस आय के स्तर को क्या कहते हैं हम, पूर्ण रोजगार आय का स्तर, राइट। तो पूर्ण रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए समग्र पूर्ति है पॉइंट ई पर, तो समग्र मांग भी होनी चाहिए पॉइंट ई पर, राइट। बट इन रियलिटी जितनी डिमांड होनी चाहिए होती है, वास्तव में डिमांड उतनी होती नहीं है। डिमांड डिजायर्ड लेवल से ज्यादा भी हो सकती है और डिमांड डिजायर्ड लेवल से कम भी हो सकती है। अगर डिमांड डिजायर्ड लेवल से ज्यादा है, मतलब जितनी डिमांड होनी चाहिए, डिमांड अगर उससे ज्यादा है तो इसे अधिमांग कहते हैं। जितनी डिमांड होनी चाहिए अगर डिमांड उससे ज्यादा हो, ADE, ई मतलब बेटा एक्सेस, राइट। ADE का मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड ऑफ द एक्सेस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो हम पूर्ण रोजगार के स्तर पे देखते हैं, तो पूर्ण रोजगार के स्तर के अनुरूप समग्र मांग है पॉइंट एफ पे और समग्र पूर्ति है पॉइंट एफ पे। तो डिमांड है ज्यादा, सप्लाई है कम, मतलब डिमांड है ज्यादा, सप्लाई है कम। कौन से लेवल पे, FE का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप, तो हम क्या बोलते हैं, अधिमांग, राइट। और अगर मांग डिजायर्ड लेवल से कम हो तो इसे हम कहेंगे ADU, यू मतलब अंडर, अंडर मीन्स नीचे, ADU एग्रीगेट डिमांड ऑफ द अंडर ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो डिमांड है पॉइंट एफ पे और सप्लाई है पॉइंट ई पे, डिमांड है कम और सप्लाई है ज्यादा। कौन से लेवल पे, पूर्ण रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट स्तर के अनुरूप, राइट। तो इसे क्या बोलते हैं हम, न्यून मांग। बेटा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, इसे बोलते हैं स्फैतिक अंतराल, इसी को ही कहा जाता है स्फैतिक अंतराल, इन्फ्लेशनरी गैप। और इन दोनों के बीच का जो अंतराल होता है इसे बोलते हैं अस्फैतिक अंतराल, अस्फैतिक अंतराल, राइट। तो अब देखते हैं पढ़ के क्वेश्चन 13 क्या कह रहे हैं। उस स्थिति को संदर्भित करता है, मतलब वो स्थिति बतानी है जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन के पूर्ण रोजगार के अनुरूप, राइट। मतलब पूर्ण रोजगार पे ही हम देखते हैं, पूर्ण रोजगार पे देखा जा रहा है, पूर्ण रोजगार पे देखा जा रहा है। कुल आपूर्ति मतलब एग्रीगेट सप्लाई, कुल मांग एग्रीगेट डिमांड से कम है, सप्लाई है कम और डिमांड है ज्यादा, सप्लाई है कम, सप्लाई है कम और डिमांड है ज्यादा।
तो उसे क्या बोलेंगे? अधिमांग। ठीक है, अतिरिक्त मांग या अधिमांग। कुल आपूर्ति कुल मांग से कम हो जाती है, सप्लाई है कम, डिमांड है ज्यादा, मतलब अधिमांग। न्यून मांग, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? न्यून मांग संकेत करता है, देखो न्यून मांग ये रहा, और पूर्ण रोजगार के स्तर से नीचे होता है, नीचे का मतलब अंडर, अंडर का मतलब क्या हो गया? अल्प रोजगार संतुलन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए। अधिमांग तो है नहीं ये, मतलब पूर्ण रोजगार से अधिक तो है नहीं, पूर्ण रोजगार भी नहीं है, तो इसका बी भी नहीं है आंसर, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए। और पेपर में न्यून मांग मीन्स अभावी मांग को अल्प रोजगार संतुलन के नाम से भी दिया जा सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अतिरिक्त मांग को सही करने के लिए मौद्रिक नीति के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा अपनाया जा सकता है? सबसे पहले तो यह समझिए कि मौद्रिक नीति क्या होती है। वह नीति जिसका नियंत्रण और निर्देशन केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होते हैं। कौन कंट्रोल करती है? आरबीआई। ठीक है, और अतिरिक्त मांग का मतलब क्या है? कि डिमांड है ज्यादा, सप्लाई है कम। तो डिमांड को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करेगा? रेपो दर में भी वृद्धि करेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि केंद्रीय बैंक अगर रेपो दर को बढ़ाते हैं तो इसको देखते हुए व्यापारिक बैंक भी ब्याज की दर को बढ़ा देगी। ब्याज की दर बढ़ेगी तो ब्याज की ऊंची दर पर लोगों की बैंकों से ऋण लेने की क्षमता कम हो जाएगी, साख का संकुचन और डिमांड कम, अधिमांग कंट्रोल हो जाएगा। सीआरआर में भी वृद्धि की जाएगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर सीआरआर बढ़ेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि व्यापारी बैंक जो है अब अपनी कुल जमाओं का ज्यादा प्रतिशत केंद्रीय बैंक पे रखेगा, तो पब्लिक को लोन देगी कम, तो डिमांड कम हो जाएगी। मार्जिन आवश्यकताओं में भी वृद्धि, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मार्जिन क्या होते हैं? कि ऋण के लिए जो सिक्योरिटी, प्रतिभूति जमा की जाती है और जो लोन ग्रांटेड होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। मार्जिन आवश्यकता के बढ़ने का मतलब ये हो गया कि सिक्योरिटी वैल्यू सेम है, मतलब प्रतिभूति का अमाउंट सेम है, लेकिन उसके बिहाफ पे लोन दिया जा रहा है कम, राइट? तो ये भी ठीक है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ये सभी। तो इसका आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं? मुद्रास्फीतिक अंतराल को सही करने के उद्देश्य से, स्फीतिक का मतलब अधिमांगी है, ये दोनों एक ही चीज होती है, जैसा कि मैं प्रीवियस बता चुका हूं, अधिमांग को ही स्फीतिक कहते हैं, राइट? तो स्फीतिक को ठीक करने के लिए, सही करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति उपाय अपनाया जाना चाहिए? देखिए, मौद्रिक नीति जिसका नियंत्रण निर्देशन केंद्रीय बैंक के पास, राजकोषीय नीति जिसका नियंत्रण निर्देशन केंद्रीय सरकार के पास होता है, केंद्रीय सरकार, राइट? और केंद्रीय सरकार, स्फीतिक मतलब डिमांड है ज्यादा, सप्लाई है कम, तो डिमांड को कम करने के लिए केंद्र सरकार टैक्स को बढ़ाएगी। बिल्कुल सही बात है। सार्वजनिक व्यय में कमी करेगी, मतलब पब्लिक पर अपने खर्चों को कम करेगी ताकि पब्लिक को बेनिफिट हो कम, ठीक है, और पब्लिक के पास कैश भी बचे कम। सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि, मतलब सरकार पब्लिक से लोन लेगी ज्यादा, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, ये सभी, राइट? तो इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।